press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, पिछले वीडियो में हमने भारत रत्न विश्वेश्वरैया देखा था। तो भारत रत्न विश्वेश्वरैया एक जीवनी है। विश्वेश्वरैया के जीवन के बारे में लिखी गई एक लेख है। इसमें हमने पिछले वीडियो में हमने देखा कि भारत के उन थोड़े सपूतों में विश्वेश्वरैया का नाम बड़े आदर के साथ लिया जाता है, जिन्होंने भारत की उन्नति के लिए, भारत की उदय के लिए जो योगदान दिया है। तो ऐसे महान विश्वेश्वरैया का जन्म मैसूर राज्य के कोलार जिले के अंतर्गत मुद्देनहल्ली नामक गांव में 15 सितंबर 1861 को हुआ था। इनका पूरा नाम मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया था। उनके माता पिता बहुत ज़्यादा गरीब थे। अपने बेटे को पढ़ाने की शक्ति भी तो उनके अंदर नहीं थी, फिर भी विश्वेश्वरैया के मन में पढ़ने की इच्छा बहुत ज़्यादा था। उन्होंने पूरा मन लगाकर उन्होंने अपनी जो प्राथमिक शिक्षा जो है अपने गाँव में ही पूर्ण करते। उसके बाद प्रौढ़ शिक्षा के लिए, हाई स्कूल की शिक्षा के लिए बेंगलुरु आ जाते। बेंगलुरु में खर्चा चलाना इतना आसान नहीं था, इसीलिए किसी रिश्तेदार के यहाँ पर ठहरते। वहीं पर ट्यूशन देकर उनकी जो भी खर्चा थी उन्होंने उसमें ही करना शुरू कर दिया। तो वहीं पर उन्होंने मैट्रिक यानी SSLC कंप्लीट करते। 10वीं कक्षा कंप्लीट होने के बाद बेंगलुरु के सेंट्रल कॉलेज में वो दाखिला ले लेते। सेंट्रल कॉलेज में ही BA की डिग्री वो प्राप्त करते। जब वो BA में उत्तीर्ण हुए थे, उस वक्त विश्वेश्वरैया का उम्र केवल 29 साल का था। सेंट्रल कॉलेज के प्रिंसिपल एक अंग्रेज थे। अंग्रेज विश्वेश्वरैया के अंदर रहने वाले बुद्धि योग्यता से प्रभावित होकर, गुण और योग्यता से प्रभावित होकर वो ब्रिटिश के जो प्रिंसिपल थे वो पूना के साइंस कॉलेज के प्रिंसिपल के नाम पर एक सिफारिश पत्र लिखते हैं। उस सिफारिश पत्र में को विश्वेश्वरैया की खूब तारीफ की जाती है, जिसकी वजह से साइंस कॉलेज के प्रिंसिपल ने उसे अपने कॉलेज में दाखिला दे देते। इस तरह से विश्वेश्वरैया की इंजीनियरिंग की शिक्षा प्रारंभ हो जाती है। वो एक प्रतिभान्वित छात्र होने के नाते उसे छात्रवृत्ति भी मिल जाती है। फिर क्या था, विश्वेश्वरैया निश्चिंत होकर अपने पूरा मन जो है पढ़ाई में लगा लेते थे। विश्वेश्वरैया जी समय के बड़े पाबंद थे। वो 1 मिनट भी व्यर्थ में नहीं गंवाते थे, उसके बदले दुगनी मेहनत करते थे। दुगनी मेहनत करने का परिणाम यह हुआ कि विश्वेश्वरैया समय से पहले पूरे विश्वविद्यालय में समय से पहले वो इंजीनियरिंग शिक्षा प्राप्त करने में, पूर्ण करने में सफल हो जाते और उसके साथ साथ पूरे विश्वविद्यालय में वो प्रथम से प्रथम निकलते हैं। उस वक्त मुंबई सरकार की एक नियम यह था कि जो भी विश्वविद्यालय के जो टॉपर रहते हैं, जो प्रथम आते हैं, उसे मुंबई सरकार की तरफ से उसे नौकरी मिलना चाहिए। वो नियम विश्वेश्वरैया को लागू होता था। उस नियम के अनुसार विश्वेश्वरैया सिर्फ 23 साल की उम्र में असिस्टेंट इंजीनियर के पद पर वो नियुक्त हो जाते। विश्वेश्वरैया सरकार की नौकरी असिस्टेंट इंजीनियर के पद पर नियुक्त होकर वो काम करते करते उन्होंने नहरों के निर्माण कार्य में भी तो दक्षता प्राप्त की और शहरों के लिए पीने की पानी की व्यवस्था करने में वो बहुत ज़्यादा निपुण निकलते, क्योंकि पानी को हर घर में पहुंचाना इतना आसान काम नहीं था। उसके लिए असाधारण प्रतिभा की ज़रूरत थी। इसीलिए जिस शहर से पीने की पानी की जो दिक्कत थी, ऐसे शहरों से पीने की पानी की व्यवस्था करने के लिए विश्वेश्वरैया को बुलावा आने लगा। तो विश्वेश्वरैया जब 23 साल की उम्र 31 साल के वर्ष के थे, तभी उन्होंने बहुत बड़ा कार्य करके दिखाया। वह है शक्कर बैरेज और वाटर वर्क्स का काम। तो 1894 की बात है। उन दिनों सिंध प्रांत जो है मुंबई का ही एक हिस्सा था, आज वो पाकिस्तान का एक हिस्सा है। मुंबई के बहुत बड़ा बालू जो है रेगिस्तान से भरा हुआ था। उस मुंबई प्रांत की एक छोटी सी शहर थी, रेगिस्तान से भरा हुआ एक शहर था, उसका नाम है शक्कर। उस रेगिस्तान के से भरा हुआ शक्कर नामक स्थल के लिए पीने की छोटी सी शहर के लिए पीने की पानी के प्रबंध करने के लिए विश्वेश्वरैया को बुलाया गया। वो काम उसे सौंपा गया। विश्वेश्वरैया ने अपनी सूझबूझ दक्षता के कारण उन्होंने उस रेगिस्तान से भरे हुए शक्कर नामक शहर के लिए पीने की पानी की खूब इंतजाम किया। इससे क्या हुआ, विश्वेश्वरैया का नाम पूरे देश भर में फैल गया। तो विश्वेश्वरैया अपने हर एक काम के लिए जो उन्होंने अपनी प्रतिभा का ही परिचय दिया है। यही कारण है 1904 में जो मुंबई सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर शिमला इरिगेशन कॉन्फ्रेंस में वो हिस्सा लेने के लिए वो प्रतिनिधि के तौर पर वहाँ पर मौजूद थे।
तो विश्वेश्वरैया की प्रतिभा के कई सारे उदाहरण दिया जा सकता है। उनमें एक उदाहरण यह है कि जो सिंध वो है पूना के निकट कड़कवासला। पूना के निकट कड़कवासला नामक बांध के लिए उन्होंने अपने आप खुलने वाला, अपने आप बंद होने वाला ऑटोमेटिक गेट का डिज़ाइन किया। तो इससे क्या हुआ कि इस बांध के ऑटोमेटिक गेट की जो डिज़ाइन किया था, इससे इंजीनियर के क्षेत्र में उसका बहुत ज़्यादा प्रशंसा हुई और अमेरिका के मशहूर पनामा नहर के लिए सेम टू सेम नकल करके वो ऑटोमेटिक गेट की डिज़ाइन की गई थी। फिर क्या था, विश्वेश्वरैया का नाम सिर्फ हमारे देश में ही नहीं पूरे विदेश में भी तो फैल गया था। तो विश्वेश्वरैया जब मुंबई सरकार की जो वाटर वर्क्स की काम किया था, इससे क्या हुआ कि इस काम से प्रभावित होकर 1906 में अदन नामक एक स्थल से विश्वेश्वरैया को पीने की पानी की प्रबंध, वाटर वर्क्स की प्रबंध करने के लिए उसे बुलावा आ गया। इस कार्य के साथ वहाँ पर भी उन्होंने अपनी समझदारी से उन्होंने पीने की पानी की खूब अच्छी तरह से इंतज़ाम किया। इस कार्य के साथ उनका बहुत बड़ा नाम भी हुआ और साथ ही देश के जो भी बड़े बड़े इंजीनियर्स थे उसके नाम के साथ विश्वेश्वरैया का नाम भी तो जुड़ गया था। और इतना ही नहीं, सरकार के तौर पर जो भी बड़े बड़े योजनाओं को चालू करते थे, योजनाओं के लिए विश्वेश्वरैया का सलाह मशवरा लेना बहुत ज़रूरी समझी जाती थी। और इसके साथ साथ विश्वेश्वरैया की खूब पदोन्नति भी हो रही थी। तो विश्वेश्वरैया की इस तरह की जो पदोन्नति देकर, उसकी ख्याति देकर कुछ इंजीनियर्स जो है जलने लगे थे। उसकी विश्वेश्वरैया की पदोन्नति और ख्याति देकर कुछ इंजीनियर्स जलने के दो कारण थे। एक कारण है विश्वेश्वरैया की उस वक्त उसका उम्र कितना था, केवल 47 वर्ष थे और उतने 47 वर्ष की उम्र में ही वो सुपरिटेंडेंट इंजीनियर बन चुके थे। और दूसरा कारण यह था कि अनेक पुराने तथा जो सीनियर इंजीनियर थे उनके वेतना और उनके पद की दृष्टि से विश्वेश्वरैया जी बहुत आगे बढ़ चुके थे। और इसके साथ साथ जो सरकार की जो भी बड़े बड़े योजनाएं की जाती थी उसके लिए विश्वेश्वरैया की सलाह मशवरा लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी समझी जाती थी। इस प्रकार अपने ही पेशे के जो लोगों जो अपनी पदोन्नति देकर, अपनी जो अभिवृद्धि को देकर जो असंतोष हो रहे थे, ऐसे माहौल में काम करना विश्वेश्वरैया जी अपनी शान के विरुद्ध समझते। इसीलिए एक दिन अचानक आकर अपने पद के लिए, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर के पद के लिए वो इस्तीफा दे देते। नियम के अनुसार उसे पूरा पेंशन नहीं दिया जा सकता था, लेकिन विश्वेश्वरैया ने मुंबई सरकार के लिए जो विशिष्ट सेवाएं दी है उसे ध्यान में रखकर उसे पूरा पेंशन देकर उसे निवृत्ति घोषणा, पूरा पेंशन दी गई थी और निवृत्ति घोषणा की गई थी। तो नौकरी से निवृत्त होने के बाद विश्वेश्वरैया हैदराबाद नगर में आ जाते। हैदराबाद नगर में आकर वहाँ पर जो हैदराबाद राज्य के इंजीनियर के सलाहकार के रूप में वो नियुक्त हो जाते। उन दिनों हैदराबाद नगर में, हैदराबाद रियासत में निजाम नवाबों का शासन चल रहा था। तो निजाम नवाब जो है दुनिया के सबसे अमीर मानी जाती थी। तो ऐसे अमीर होने वाले नवाब के सामने भी तो एक मुसीबत आ खड़ी थी, वह थी मूसी नदी का बाढ़। तो हर साल जब वर्षा की यानी बारिश के मौसम में मूसी नदी में भयंकर बाढ़ आ जाता था, वो मूसी नदी के पानी जो है हैदराबाद नगर में घुस जाती थी और सारे कामकाज रुक जाता था। खूब तबाही नष्ट हो रहे थे, खूब तबाही मच जाती थी। तो यह कार्य विश्वेश्वरैया को सौंपा गया। विश्वेश्वरैया ने मूसी नदी पर काबू पाने के लिए योजना बनाई, बांध भी बनाया और पीने की पानी की इंतजाम भी किया और नगर को सुंदर दिखाने के लिए कई सारी योजनाओं को चालू की। और इतना ही नहीं, नगर के बीच बागे आम नामक एक पब्लिक गार्डन भी तो उन्होंने ही बनाया, जो आंध्र प्रदेश की राजधानी सुंदर नगर में वो स्थित है या वो देखने को मिलता है। तो दक्षिण के रियासतों में हैदराबाद के बाद मैसूर का नंबर आ जाता है। उस वक्त मैसूर में कृष्णराज वोडेयर शासन चला रहे थे। कृष्णराज वोडेयर एक अच्छे प्रशासक ही नहीं, वो एक दयालु हृदय के इंसान भी थे। वो अपनी प्रजाओं को हमेशा खुश देखना चाहते थे। इसीलिए जो लोगों के हित के लिए, प्रजाओं के हित के लिए नई नई योजनाओं को कार्यान्वित किया। तो उसकी पूर्ति के लिए विश्वेश्वरैया को मैसूर आने का निमंत्रण दिया। इतना हुआ था। अब आगे ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಆಗಿತ್ತು। ಈಗ ಮುಂದುವರೆದ ಭಾಗವನ್ನು ನೋಡೋಣ।
विश्वेश्वरैया भी मैसूर राज्य के निवासी थे। उन्हें भी अपनी मातृभूमि को सेवा करने में आनंद का अनुभव हुआ। वे मैसूर के चीफ इंजीनियर के पद पर नियुक्त हुए। विश्वेश्वरैया भी तो मैसूर राज्य के ही निवासी थे। मैसूर राज्य के कोलार जिले के अंतर्गत मुद्देनहल्ली नामक एक छोटे से गांव में उनका जन्म हुआ था। वो भी मैसूर के निवासी होने के नाते अपनी मातृभूमि के लिए सेवा करने का जो अवसर मिला था, जो मौका मिला था, इससे वो भी तो बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे। तो मैसूर राज्य आने के बाद उसे चीफ इंजीनियर के पद पर उसे नियुक्त किया गया। चीफ इंजीनियर के पद पर वो काम करना शुरू कर देते। इस पद पर उन्होंने 3 वर्ष तक कार्य किया। विश्वेश्वरैया की कार्यकुशलता एवं शासन पटुता पर महाराजा मुग्ध हुए। तो चीफ इंजीनियर के पद पर विश्वेश्वरैया जी 3 साल तक काम कर रहे थे। जो चीफ इंजीनियर के पद पर काम करते वक्त जो विश्वेश्वरैया ने जो अपनी दक्षता दिखाई, उससे महाराजा जो है, जो उन्होंने कार्यकुशलता शासन पटुता दिखाया था, जो प्रशासन दिखाया था, उससे प्रभावित होकर महाराजा ने अपनी मंत्रिमंडल में उसे दीवान के पद पर नियुक्त कर देते। ಮೈಸೂರಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ। ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನವರು ಕೂಡ ಮೈಸೂರಿನ ನಿವಾಸಿನೇ। ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯದ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮುದ್ದೇನಹಳ್ಳಿ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಹಳ್ಳಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಜನ್ಮ ಆಗಿದ್ದು, ಅವರು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಮಾತೃಭೂಮಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವಕಾಶ ಸಿಗ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಹಳ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಪಡ್ತಾರೆ। ಮೈಸೂರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಚೀಫ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗೆ ಆ ಹುದ್ದೆಗೆ ಅಂದರೆ ಆ ಪೋಸ್ಟನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ। ಚೀಫ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಪದವಿನಲ್ಲಿ ಅವರು 3 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ। ಈ ಪದವಿನಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ। ಅವರು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸದಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತರಾದಂತಹ ಮಹಾರಾಜ ತನ್ನ ಮಂತ್ರಿಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ದಿವಾನರ ಪದವಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ। उन्होंने 3 साल के बाद विश्वेश्वरैया को अपने दीवान नियुक्त किया। इस पद पर वे 4 साल तक कार्य करते रहे। इन 9 वर्ष की अवधि में विश्वेश्वरैया ने अपनी योजनाओं पर अमल करके मैसूर राज्य का नक्शा ही बदल दिया। तो 3 साल तक वो चीफ इंजीनियर के पद पर काम कर रहे थे। उसके बाद महाराजा ने अपने मंत्रिमंडल में दीवान के पद पर उसे नियुक्त किया। दीवान के पद पर वो 6 साल तक काम कर रहे थे। चीफ इंजीनियर के पद पर 3 साल और दीवान के पद पर 6 साल, कुल मिलाकर 9 साल में विश्वेश्वरैया ने मैसूर राज्य की नक्शा ही बदल डाला। ಮೈಸೂರಿನ ನಿವಾಸಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನವರು ತಮ್ಮ ಮಾತೃಭೂಮಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಾರೆ। ಮೈಸೂರಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಚೀಫ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಪದವಿಯನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ। ಆ ಚೀಫ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿ 3 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ। ಆ 3 ವರ್ಷದ ಕಾಲಾವಧಿನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನವರು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅವರ ಕಾರ್ಯಕುಶಲತೆಯಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತರಾದಂತಹ ಮಹಾರಾಜ ತನ್ನ ಮಂತ್ರಿಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ದಿವಾನರ ಪದವಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ। ದಿವಾನರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ 6 ವರ್ಷ, ಚೀಫ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿ 3 ವರ್ಷ, ಒಟ್ಟು 9 ವರ್ಷ ಅವರು ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ। ಈ 9 ವರ್ಷದ ಕಾಲಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರಿನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನವರು ಮೈಸೂರಿನ ವಿಕಾಸಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಹಳಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬಹಳಷ್ಟು ಯೋಜನೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯದ ನಕ್ಷೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ। विश्वेश्वरैया ने दीवान के पद पर कार्य करते समय राज्य के हर विभाग में सुधार किया। नई नई योजनाएं चालू की, राज्य की आमदनी बढ़ाई, बड़े बड़े कारखाने खोले, नई नाहारों के द्वारा 1.5 लाख एकड़ भूमि की सिंचाई का इंतजाम किया। तो विश्वेश्वरैया दीवान के पद पर काम करते वक्त तो उस समय राज्य के हर विभाग में, हर दिशाओं में वो सुधार लाने की कोशिश की। तो उस हर विभाग में सुधार लाने के लिए जो नई नई योजनाओं को उन्होंने चालू किया। तो इससे क्या हुआ, राज्य की अच्छी तरह से आमदनी भी तो बढ़ गई थी और बड़े बड़े कारखाने भी तो मैसूर राज्य में खोले गए और नई नहारे मतलब जो कैनल रहते ना, उसे नई नहारों के द्वारा 1.5 लाख एकड़ भूमि के जो सिंचाई के लिए उन्होंने प्रबंध भी किया था, इंतजाम भी अच्छी तरह से किया था। ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನವರು ದಿವಾನರ ಪದವಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸುಧಾರಣೆಯನ್ನು ತರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ। ಸುಧಾರಣೆ ತರಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾರೆ। ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ। ಇದರಿಂದ ಏನಾಯಿತು ಅಲ್ಲದೆ ಹೊಸ ಕಾಲುವೆಗಳನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ। ಕಾಲುವೆ ಅಂದರೆ ಚಾನಲ್, ಡ್ಯಾಮಿನಿಂದ ನೀರೇನು ಬಿಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅದು ರೈತರಿಗೆ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಕಾಲುವೆ ಅಥವಾ ಚಾನಲಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಮಾಡ್ತಾರೆ। ಇದರಿಂದ ಏನಾಯಿತು ಅಂದರೆ 1.5 ಲಕ್ಷ ಎಕರೆ ಭೂಮಿಗೆ ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ಗೆ ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಸರಿ ನೀರನ್ನು ಸರಬರಾಜು ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಆಯಿತು। ಅಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಅವರು ಆ ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ। मैसूर राज्य के शिवन समुद्र जलप्रपात पर बिजली पैदा करने का कारखाना उन्हीं की देखरेख में खोला गया।
विश्वेश्वरैया ने औद्योगिक दृष्टि से मैसूर राज्य के स्वरूप को बदलने में सफल प्रयत्न किया। तो मैसूर राज्य के नज़दीक जो शिवन समुद्र, जो शिमशा के नाम से भी जानी जाती है, वहाँ पर गगनचुक्की बरचुक्की नामक 2 जलप्रपात है, जो फॉल्स है। वहाँ पर शिवन समुद्र में विश्वेश्वरैया ने बिजली पैदा करने का कारखाना भी तो उन्होंने ही खोला था। उनकी निगरानी में ही वो, उनकी देखरेख में वो खोला गया था। विश्वेश्वरैया ने औद्योगिक दृष्टि यानी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए उस दृष्टिकोण से मैसूर राज्य के स्वरूप को बदलने में सफल प्रयत्न किया। ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನವರು ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರಿನ ಹತ್ರ ಶಿವನ ಸಮುದ್ರ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ತನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಿದ್ಯುತ್ ಆಗಾರದ ಕಾರ್ಖಾನೆಯನ್ನು ಅವರು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರ ನಿಗ್ರಾಣಿನಲ್ಲೇ, ಅವರ ಎದುರುಗಡೆನೇ ಆ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿತ್ತು. ಮೈಸೂರಿನ ಹತ್ತಿರ ಶಿವನ ಸಮುದ್ರ, ಅಲ್ಲಿ ಗಗನಚುಕ್ಕಿ ಬರಚುಕ್ಕಿ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ 2 ಜಲಪ್ರಪಾತ ಇದೆ ಅಥವಾ 2 ಫಾಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಆ ಜಲಪಾತದಿಂದ ನೀರನ್ನು ಏನು ಮೇಲಿಂದ ಧುಮುಕುತ್ತಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲಿಂದ ಬೀರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೀರಿಗೆ ಕೆಳಗಡೆ ಟರ್ಬನ್ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ತನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಿದ್ಯುತ್ ಆಗಾರವನ್ನು ಅವರು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಶಿಂಷಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಲ್ಲದೆ ಔದ್ಯೋಗಿಕ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅಂದರೆ ಕೈಗಾರಿಕಾ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೊಂಡೊಯ್ಯೋದಕ್ಕೆ ಅವರು ಬಹಳ ಸಫಲವಾದಂತಹ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನವರ ಪ್ರಯತ್ನ ಬಹಳ ಇರುವಂಥದ್ದು. उन दिनों में भी विश्वेश्वरैया ने यह अनुभव किया कि किसी प्रदेश की प्रगति व समृद्धि उस प्रदेश की सिंचाई की व्यवस्था तथा औद्योगिक उन्नति पर निर्भर होता है. यही कारण है कि उन्होंने मैसूर राज्य में चंदन का तेल, सीमेंट, साबुन, इस्पात तथा कागज़ के कारखाने खोले. भद्रावती में स्थापित इस्पात का कारखाना उन्हीं के पर्यवेक्षण में निर्मित हुआ है. तो विश्वेश्वरैया जी उसी वक्त, उसी ज़माने में अच्छी तरह से जानते थे, वो उनके अनुभव में भी तो आ गया था. किसी भी प्रदेश की अभिवृद्धि के लिए, जो समृद्धि के लिए या प्रगति के लिए उस प्रदेश की सिंचाई यानी इरिगेशन और उसके साथ साथ औद्योगिक विकास और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ये किसी भी राज्य की अभिवृद्धि के लिए, किसी भी स्थल की अभिवृद्धि के लिए उस राज्य में रहने वाली इरिगेशन और जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से ही, उस पर ही निर्भर है, उससे ही कारण है. ये विश्वेश्वरैया जी उसी वक्त उसके अनुभव में आ गया था. यही कारण है उन्होंने मैसूर राज्य में, केवल एक मैसूर राज्य में चंदन का तेल यानी सैंडलवुड ऑयल, सीमेंट, साबुन यानी सोप, इस्पात यानी स्टील, कागज़ यानी पेपर, कागज़ के कारखाने खोले गए. यह सारे कारखाने जो है मैसूर राज्य में उन्होंने खोला. और भद्रावती में स्थापित इस्पात का कारखाना उन्हीं के पर्यवेक्षण यानी उनकी निगरानी में, उनकी देखरेख में निर्मित किया गया था. ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನವರು ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅವರ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮೇಲೇ ಆ ರಾಜ್ಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಂತಿದೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ಇರ್ಬೋದು, ಅದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಪಥಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕೃಷಿಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಕೈಗಾರಿಕೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿರೋದು ಅನ್ನೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಈ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದನೇ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನವರು ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಗಂಧದ ಎಣ್ಣೆಯ ಕಾರ್ಖಾನೆಯನ್ನು, ಸೋಪಿನ ಕಾರ್ಖಾನೆಯನ್ನು, ಸಿಮೆಂಟಿನ ಕಾರ್ಖಾನೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ಸ್ಟೀಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಯನ್ನು ಇದನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಕಾಗದದ ಕಾರ್ಖಾನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಭದ್ರಾವತಿ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಭದ್ರಾವತಿ ಗೊತ್ತಲ್ವ, ಆ ಭದ್ರಾವತಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಕಬ್ಬಿಣ ಮತ್ತು ಉಕ್ಕಿನ ಕಾರ್ಖಾನೆ, ಅದನ್ನು VISL ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಕಬ್ಬಿಣ ಮತ್ತು ಉಕ್ಕಿನ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆ ಕಬ್ಬಿಣದ ಕಾರ್ಖಾನೆಯೂ ಕೂಡ ಅವರ ನಿಗ್ರಾಣಿನಲ್ಲೇ, ಅವರ ಎದುರುಗಡೆನೇ ಆ ಕಾರ್ಖಾನೆಯೂ ಕೂಡ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿರೋದು. मैसूर राज्य के विकास में विश्वेश्वरैया के प्रमुख कार्य 3 कहे जा सकते हैं. उनमें प्रमुख है कावेरी पर बांध. देखिए, मैसूर राज्य के विकास में विश्वेश्वरैया की प्रमुख 3 कार्य माने जाते हैं. 3 कार्य कहा जा सकते हैं. उसमें पहला कार्य है कावेरी नदी का बांध. यह बांध कृष्णराज सागर के नाम से जानी जाती है. ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನವರು ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಗತಿಗೋಸ್ಕರ, ಅದರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ 3 ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇ ಕಾರ್ಯ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಕಾವೇರಿ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಕಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಣೆಕಟ್ಟು, ಆ ಆಣೆಕಟ್ಟನ್ನು ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಸಾಗರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೆಸರಿನಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ. यहाँ पर आपको एक मार्क्स के लिए एक प्रश्न के लिए पूछा जाता है, इस नदी कावेरी नदी का बांध
किस नाम से जाना जाता है, किस नाम से मशहूर है? कावेरी नदी का नाम कृष्णराज सागर। आपको KRS नहीं लिखना है, अगर लिखेंगे तो मार्क्स नहीं मिलेगा। कृष्णराज सागर, क्योंकि पूरे लेसन के दौरान कहीं पर भी KRS का नाम यहाँ पर जिक्र नहीं हुआ है, इसीलिए आपको कृष्णराज सागर के नाम से मशहूर है, इस तरह से लिखना है। ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನವರು ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೋಸ್ಕರ ಬಹಳಷ್ಟು ಅಂದರೆ 3 ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ 3ರಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇ ಕೆಲಸ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕಾವೇರಿ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಕಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಣೆಕಟ್ಟು. ಆ ಆಣೆಕಟ್ಟು ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಸಾಗರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಬಹಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಆಣೆಕಟ್ಟು. इस बांध के निर्माण में जहां उद्योगों के लिए बिजली प्राप्त हुई, वहीं पर सिंचाई के लिए पानी भी मिला. तो जो कृष्णराज सागर के नाम से जो मशहूर हो, इस बांध से के निर्माण से क्या हमें क्या फ़ायदा हुआ? जो हमारी उद्योगों के लिए जो भी बिजली चाहिए, हम स्वयं बिजली हम लोग उत्पादन करते थे. उसके साथ साथ जो सिंचाई के लिए, इरिगेशन के लिए जो भी पानी चाहिए, वो नहरों के द्वारा हम लोगों को पानी मिलने की संभावना मतलब मिल सकती थी. इससे वो फ़ायदा हुआ. ಈ ಕಾವೇರಿ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಕಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಣೆಕಟ್ಟಿನಿಂದ ಏನು ಉಪಯೋಗ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ, ಒಂದು ನಮ್ಮ ಔದ್ಯೋಗಿಕಕ್ಕೆ, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಲಿಗೆ, ಕೈಗಾರಿಕೆಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲವೂ ವಿದ್ಯುತ್ತನ್ನು, ಕರೆಂಟನ್ನು ನಾವೇ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಆಯಿತು. ಇನ್ನೊಂದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ರೈತರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ, ಕೃಷಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೀರನ್ನು ಸರಬರಾಜು, ಕಾಲುವೆಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅದು ಸಹಾಯ ಆಯಿತು. मैसूर राज्य के विकास में कृष्णराज सागर का प्रमुख स्थान है, क्योंकि भारत में यह बंद अपने ढंग का पहला था. इसका पूरा श्रेय श्री विश्वेश्वरैया को प्राप्त है. तो मैसूर राज्य के विकास में कृष्णराज सागर का प्रमुख पात्र, प्रमुख भूमिका मानी जाती है, प्रमुख स्थान माना जाता है, क्योंकि यह भारत में रहने वाले, उस ज़माने में रहने वाले बड़े बड़े बांध में ये भी तो एक उस अपने ढंग का एक अनोखा, एक पहला जो बांध था. इसका पूरा श्रेय जो है विश्वेश्वरैया को मिलता है, क्योंकि उनके द्वारा ही, उनकी निगरानी में ही ये ಡ್ಯಾಮ್ जो है इसका निर्माण हुआ था. ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯದ ವಿಕಾಸಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಸಾಗರ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇದು ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದಾಗಿತ್ತು. ತನ್ನದೇ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಆಣೆಕಟ್ಟಾಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲದೆ ಇದನ್ನು ಕಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪೂರ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಯಾರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಅದು ಕಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪೂರ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನವರಿಗೆ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಯಾಕಂದರೆ ಅವರ ನಿಗರಾಣಿನಲ್ಲೇ, ಅವರಿಂದನೇ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಣೆಕಟ್ಟಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದರ ಇರಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಕೂಡ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನವರಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. इस बांध को देखने के लिए दूर दूर से लोग आते और इनके बनाने वालों की तारीफ करते तकते ना थे. तो इस बांध को देखने के लिए देश ही नहीं, विदेश के लोग भी तो बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, और जो भी वहाँ पर जो कृष्णराज सागर को देखने के लिए आते हैं, वो इसको बनाने वाले की यानी विश्वेश्वरैया की तारीफ करते करते वो तक नहीं जाते, वो ತಕ್ಕೇ नहीं, इतनी खूब तारीफ होती रहती. ಇದನ್ನು ಈ ಆಣೆಕಟ್ಟನ್ನು, ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಸಾಗರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಆಣೆಕಟ್ಟನ್ನು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ದೂರ ದೂರದಿಂದ, ದೇಶ ವಿದೇಶದಿಂದೆಲ್ಲ ಜನ ಬರ್ತಾರೆ. ಬಂದವ್ರು ಯಾರು ಹಾಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಆಣೆಕಟ್ಟನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲಪ್ಪ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅಂತಹ ಒಳ್ಳೆಯ ಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ, ಕಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನವ್ರನ್ನ ಹೊಗಳಿ ಅವರು ಸೋಲೋದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸೋತು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನವರ ಅವರು ಕೊಂಡಾಡ್ತಾರೆ. मैसूर को वास्तव में इंद्रपुरी बनाने का श्रेय विश्वेश्वरैया जी को प्राप्त है. नगर को सुंदर बनाने की दिशा में वृंदावन उद्यान उन्हीं की योजना का सुंदर परिणाम है. यह नंदनवन माना जाता है. भारत के सुंदर उद्यानों में से यह एक है. तो देखिए, विश्वेश्वरैया जी मैसूर राज्य को वास्तव में इंद्रपुरी मतलब इंद्रलोक, जो भगवान इंद्र है ना, उनके लोक को बनाने के लिए, इंद्रलोक बनाने की, इंद्रपुरी यानी इंद्रलोक बनाने का पूरा श्रेय जो है विश्वेश्वरैया को ही प्राप्त होता है. नगर को सुंदर दिखाने के उद्देश्य में विश्वेश्वरैया ने जो वृंदावन नामक एक गार्डन जो है, उनकी ही योजना का सुंदर फल माना जाता है, सुंदर परिणाम माना जाता है. ये नंदनवन नाम से भी जाना जाता है. भारत में रहने वाले सुंदर उद्यानों में से नंदनवन यानी वृंदावन भी तो एक है. ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನವರು ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಇಂದ್ರಲೋಕ ಮಾಡೋ ಮಟ್ಟಿಗೆ, ಅಂದರೆ ಆ ಇಂದ್ರಲೋಕ ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿತ್ತೋ ಆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯೋದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಲ್ಲ.
ಅದು ಪೂರ್ಣ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇದು ಯಾರಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ, ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನವರಿಗೆ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಲ್ಲದೆ ನಗರವನ್ನು ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಬೃಂದಾವನ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು KRS ಅಂದರೆ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಸಾಗರ್ ಅಣೆಕಟ್ಟಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಫೌಂಟೇನ್ ಎಲ್ಲ ಇರೋದು, ಅದು KRS ಅಂತೆಲ್ಲ ಕರೀತಾರೆ, ನೀವೆಲ್ಲ ನೋಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಬೃಂದಾವನ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಉದ್ಯಾನವನವನ್ನು ಅವರು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನಂದನವನ ಅಂತ ಹೇಳೂ ಪರಿಚಯ ಇದೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಅದನ್ನು ಆ ಥರನೂ ಕರೀತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಲ್ಲದೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಏನು ಉದ್ಯಾನವನ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಉದ್ಯಾನವನದ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಇದು ವೃಂದಾವನನು ಕೂಡ ಒಂದು. दीवान के पद पर काम करते श्री विश्वेश्वरैया ने मैसूर की शासन व्यवस्था में भी कई सुधार किया। पंचायतों की व्यवस्था की, गांव और शहरों में जनता के द्वारा प्रतिनिधि चुने गए जो वहाँ के सुधार कार्य में सरकार को सलाह देने लगे। इस प्रकार जनता और सरकार के बीच सहयोग की भावना बढ़ी, फलतः राज्य का अच्छा विकास हुआ। तो देखिए विश्वेश्वरैया ने, मैंने कहा था सिर्फ एक विभाग में नहीं, हर विभाग में वो सुधार लाने की कोशिश की। विश्वेश्वरैया जब दीवान के पद पर काम कर रहे थे, विश्वेश्वरैया ने मैसूर राज्य की शासन व्यवस्था में भी तो कई सारे सुधार लाने की कार्य किया। शासन यानी एडमिनिस्ट्रेशन में भी तो कई सारे सुधार कार्य उन्होंने कर दिखाया। उन्होंने क्या किया, पंचायत राज्य व्यवस्था, जो पट्टन पंचायत, जिला पंचायत और जो तालुक पंचायत जो आज हम लोग देख रहे हैं, उन्हीं की ही देन है। पट्टन पंचायत की व्यवस्था उन्होंने की। इससे क्या हुआ, गांव और शहर के लिए जो हर शहर के लिए हर गांव में जाकर क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या काम होना है, सरकार नहीं देख सकता था। इसके लिए लोगों के द्वारा, जनता के द्वारा कुछ लोगों को सेलेक्ट किया जाता था, चुनाव करके लोगों को जनप्रतिनिधि के तौर पर उसे सेलेक्ट किया जाता था, चयन किया जाता था। उनका काम यह था, अपने शहर हो या अपने गांव में जो भी सुधार कार्य होना है, उसका पूरा जो लिस्ट जो है सरकार को देना था। उससे सरकार के द्वारा जो भी फंड रिलीज होती थी, उसे लेकर अपने शहर में, अपने गांव में जो भी सुधार कार्य करना था, वो जनप्रतिनिधि लोग करते थे। इससे क्या हुआ, जनता और सरकार के बीच में एक अच्छी जो बांधव्य जो है वो बढ़ जाती है, एक अच्छी सहयोग की भावना बढ़ जाता है। और इसका परिणाम यह हुआ कि जो राज्य की अच्छी तरह से आमदनी, हर जगह जो है प्रॉफिट होने लगा था, अच्छी तरह से आमदनी हो रहा था, सब लोगों को कमाना तो आ गया था। ಇಲ್ಲಿ ದಿವಾನರ ಪದವಿನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನವರು ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏನಂದರೆ, ಅವರು ಎಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ತಂದ್ರಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಶಾಸನದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವರು ಬಹಳಷ್ಟು ಸುಧಾರಣೆಯನ್ನು ತರ್ತಾರೆ, ಆಡಳಿತದಲ್ಲೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಸುಧಾರಣೆಯನ್ನು ತರ್ತಾರೆ. ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅವರು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದರಿಂದ ಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಊರುಗಳಿಂದ ಜನರಿಂದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳನ್ನು, ಅಂದರೆ ಜನರಿಂದ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ, ಚುನಾವಣೆ ಮಾಡಿ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಆ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಯ ಕೆಲಸ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಆ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಏನೇನು ತಮ್ಮ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಪ್ರಗತಿಯ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕು, ಸುಧಾರಣೆಯ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಅವರು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಅದನ್ನು ಲೀಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು. ಆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಏನು ಹಣ ಬರ್ತಿತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡು ತಮ್ಮ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಪ್ರಗತಿಯ ಕೆಲಸಗಳು ಆಗಬೇಕಿತ್ತು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅವರು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಇದರಿಂದ ಏನಾಯಿತು, ಜನರು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ನಡುವೆ ಒಂದು ಸಹಯೋಗದ ಬಾಂಧವ್ಯ ಬೆಳೆಯೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಯಿತು. ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಒಳ್ಳೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಯಿತು. ಅಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಡೆವಲಪ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಯಿತು, ವಿಕಾಸ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಯಿತು. ಅಲ್ಲದೆ ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ವಿಕಾಸ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಯಿತು. ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ದುಡಿತಕ್ಕಂತಹ ಮನೋಭಾವ ಬರೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಯಿತು. विश्वेश्वरैया ने मैसूर राज्य के लिए अपना एक बैंक भी बनाया। इस प्रकार राज्य के आर्थिक विकास में उनकी देन अद्भुत है। तो लोगों को कमाना तो आ गया था, हर विभाग में विकास हो रहा था, लोगों को कमाना तो आ रहा था, कमाना तो आ गया, लेकिन बचत करना भी तो आना चाहिए ना। इसीलिए अपने राज्य के लिए अपना एक बैंक चाहिए। इस तरह से विश्वेश्वरैया ने अपने राज्य के लिए एक बैंक भी बनवाया। तो स्टेट बैंक ऑफ जो मैसूर है उनकी ही देन है। तो इस तरह से मैसूर राज्य के आर्थिक विकास में विश्वेश्वरैया का योगदान जो है, उन्होंने अद्भुत योगदान दिया है। उनकी देन यानी उनकी योगदान बहुत बड़ा माना जाता है। ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ವಿಕಾಸ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಯಿತು, ಜನರಿಗೆ ದುಡಿಮೆ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಆದರೆ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡೋದು ಬರಬೇಕಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಮದೇ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕನ್ನು ಅವರು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಮೈಸೂರು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನವರೇ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಜನರಿಗೆ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಯಿತು. ಈ ಥರ ಮೈಸೂರಿನ ರಾಜ್ಯದ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಸುಧಾರಣೆ ಆಗೋಕ್ಕೆ, ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗೋಕ್ಕೆ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನವರ ಯೋಗದಾನ, ಅಂದರೆ ಅವರ
ಪಾತ್ರ ಬಹಳ ಹಿರಿದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಅವರು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ। शिक्षा के क्षेत्र में भी विश्वेश्वरैया ने राज्य की अभूतपूर्व उन्नति की। उन दिनों दक्षिण में केवल मद्रास विश्वविद्यालय स्थापित था। उस समय सारे देश में केवल 5 विश्वविद्यालय काम कर रहे थे। विश्वेश्वरैया ने मैसूर राज्य के लिए एक अलग विश्वविद्यालय स्थापित करना चाहा। इस प्रयत्न में उन्हें अनेक बाधाओं का सामना करना पड़ा। आखिर वे अपने प्रयत्न में सफल हुए। विश्वेश्वरैया, मैंने कहा था, हर विभाग में जिस तरह से उन्होंने सुधार लाने की कोशिश की, उस तरह से शिक्षा के क्षेत्र को भी उन्होंने पीछे नहीं रखा। तो शिक्षा के क्षेत्र में वे तो राज्य में अभूतपूर्व उन्नति लाना चाहा, अभूतपूर्व उन्नति की। तो उन दिनों दक्षिण में केवल एक विश्वविद्यालय काम कर रहा था। वो विश्वविद्यालय है मद्रास विश्वविद्यालय। पूरे देश भर में उस समय केवल 5 विश्वविद्यालय काम कर रहे थे। विश्वेश्वरैया ने अपने राज्य के लिए एक विश्वविद्यालय चाहिए, एक अलग विश्वविद्यालय स्थापित करना चाहा, लेकिन वो काम इतना आसान नहीं था। अपने कई सारे प्रयत्न, मतलब इस प्रयत्न में उन्हें कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। कई सारी समस्याओं का सामना करने के बाद जो आखिरकार उन्हें अपने प्रयत्न में सफलता मिल जाती। जो मैसूर विश्वविद्यालय है, जो कर्नाटक के पहले विश्वविद्यालय है, वो भी तो विश्वेश्वरैया का ही देन है। ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನವರು ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಸುಧಾರಣೆಯನ್ನು ತಂದರೋ ಆ ಥರ ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವರು ಬಹಳಷ್ಟು ಸುಧಾರಣೆಯನ್ನು ತಂದರು, ಅಭೂತಪೂರ್ವವಾದಂತಹ ಸುಧಾರಣೆಯನ್ನು ತಂದರು। ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಕೂಡ ವಂಚಿತ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಹಿಂದೆ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ। ಬಹಳ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಅಂದರೆ ಹಿಂದೆ ಯಾರು ಮಾಡದೇ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಸುಧಾರಣೆಯನ್ನು ಅವರು ಮಾಡಿದರು। ಏನಂದರೆ ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ಏನು ನಾನು 5 ರಾಜ್ಯಗಳು ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆಲ್ಲ, ಆ 5 ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಒಂದು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು। ಅದು ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮದ್ರಾಸ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ। ಇಡೀ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಕೇವಲ 5 ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿತ್ತು। ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಮದೇ ಆದಂತಹ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದಂಥ ಒಂದು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನವರು ನಮ್ಮ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿನ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ। ಆದರೆ ಆ ಪ್ರಯತ್ನ ಅಷ್ಟು ಈಸಿ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಬಹಳಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಯಿತು। ಬಹಳಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ಕೊನೆಗೆ ಅವರಿಗೆ ಆ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಸಫಲತೆ ಸಿಗುತ್ತೆ। ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಮದೇ ಆದಂತಹ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯನ ಅವರು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ। ಮಾನಸ ಗಂಗೋತ್ರಿ ಏನು ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಇದೆಯಲ್ಲ, ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನವರಿಂದನೇ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಳೆಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ। विश्वेश्वरैया के अथक प्रयत्नों के कारण मैसूर राज्य ने हर दिशा में उन्नति की, लोग भी खुशहाल थे। इसका प्रभाव पड़ोसी राज्य मद्रास पर पड़ा। मद्रास के लोग भी अपने प्रदेश की तरक्की चाहते थे, मगर मद्रास राज्य पर अंग्रेज़ों का शासन था। अंग्रेज जहां मद्रास राज्य की उन्नति करना नहीं चाहते थे, वहां पर मैसूर राज्य की उन्नति भी उनसे देखी नहीं गई। उन लोगों ने विश्वेश्वरैया की विरुद्ध मैसूर महाराजा के कान भरना शुरू कर दिया। ऐसे दिशा में विश्वेश्वरैया ने वहाँ पर काम करना अपने शान यानी गौरव, अपने शान के विरुद्ध समझा और 1918 ईस्वी में उन्होंने अपने दीवान के पद पर इस्तीफा दे दिया। तो देश के हर विभाग में सुधार हो रहा था, हर विभाग में विकास हो रहा था, सब लोग खुशहाल जीवन यापन कर रहे थे, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। विश्वेश्वरैया के अथक बिना था कि उन्होंने जो प्रयत्न किया था उसका परिणाम हर विभाग में सुधार हो रहा था। इसका प्रभाव जो है हमारी पड़ोसी राज्य मद्रास राज्य पर पड़ा। वो भी तो अपने राज्य को विकास करना चाहते थे, प्रगति के पथ पर ले जाना चाहते थे, लेकिन उस वक्त मद्रास राज्य पर ब्रिटिशों का शासन चल रहा था। वो लोग तो हमें लूटने के लिए आए थे, हमारे जो विकास उनसे सहन नहीं हुआ, वो मद्रास राज्य की विकास वो बिल्कुल भी नहीं चाहते थे। उसके साथ साथ मैसूर राज्य की उन्नति भी तो, उसकी जो विकास भी तो उनसे सहन नहीं हो रहा था। इसलिए उन्होंने विश्वेश्वरैया के विरुद्ध मैसूर महाराजा के कान भरना यानी चुगली करना शुरू कर दिया। ऐसे माहौल में काम करना विश्वेश्वरैया जी अपने शान के विरुद्ध यानी अपने गौरव के विरुद्ध समझते। इसीलिए एक दिन 1918 ईस्वी में वो आकर अपने दीवान के पद के लिए इस्तीफा दे देते हैं।
ಇದರಿಂದ ಏನಾಯಿತು ಅಂದರೆ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನವರು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಒಂದು ಕ್ಷಣವೂ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದಲೇ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅವರು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ ಸುಧಾರಣೆ ಆಯಿತು. ಜನರೆಲ್ಲ ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದರು, ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಕೊರತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ ವಿಕಾಸ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಯಿತು. ಇದರ ಪ್ರಭಾವ ಪಕ್ಕದ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮಡ್ರಾಸ್ ರಾಜ್ಯದ ಮೇಲೆ ಬೀಳಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಯಿತು. ಮಡ್ರಾಸ್ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯದ ಥರನೇ ಅವರು ವಿಕಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕು, ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಪಥಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಯಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಮಡ್ರಾಸ್ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಶಾಸನ ಇರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಭಾರ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ರಿಟಿಷರು ಬಂದಿದ್ದೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೊಳ್ಳೆ ಹೊಡೆಯೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಹಾಗಾಗಿ ಮಡ್ರಾಸ್ ರಾಜ್ಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅವರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ತಿರೋದು ಅವರಿಗೆ ಸಹಿಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮೈಸೂರಿನ ಮಹಾರಾಜನಿಗೆ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನವರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಚಾಡಿ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನವರು ತನ್ನ ಗೌರವಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾದಂಥ ಕೆಲಸ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, 1918ಕ್ಕೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ತಮ್ಮ ದಿವಾನರ ಪದವಿಗೆ ಅವರು ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆನಾ? मैसूर राज्य के दीवान पद से हटने के बाद विश्वेश्वरैया विदेश में यात्रा करने चल पड़े। भारत लौटने पर सरकार ने उनको अनेक विकास योजनाओं की समिति का सदस्य नियुक्त किया। तो मैसूर राज्य के जो दीवान के पद से वो हटने के बाद, वहाँ के इस्तीफा देने के बाद विश्वेश्वरैया जी विदेशी यात्रा करने के लिए चले जाते। विदेशी यात्रा करके जब वो भारत आते हैं, वहाँ पर भारत सरकार के जो विकास के लिए जो बड़े बड़े योजनाएं की जाती थी, उस योजनाओं के लिए जो समिति बनाई गई थी, उस समिति के सदस्य के तौर पर विश्वेश्वरಯ್ಯ को नियुक्त किया गया। ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯದ ದಿವಾನರ ಪದವಿಯಿಂದ ಅವರು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನವರು ವಿದೇಶಿ ಯಾತ್ರೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೊರಡ್ತಾರೆ. ವಿದೇಶಿ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಡ್ಯಾಮ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕಟ್ಟಡ ಕಟ್ಟೋದಿರ್ಬೋದು, ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕಟ್ಟೋದು, ಆ ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೋಸ್ಕರ ಹೊಸ ಹೊಸ ಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ರಲ್ಲ, ಆ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಸಲಹೆನೇ ನೀಡೋಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೀನಿಯರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಆ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗಳಿಂದ ಏನೋ ಒಂದು ಕಮಿಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಸಮಿತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನವರಿಗೆ ಆ ಪದವಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಅವರು ಆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ತಾರೆ. उन दिनों में भारत सरकार नई दिल्ली में राजधानी बना रही थी। इसके निर्माण के लिए देश के प्रमुख इंजीनियरों की एक कमेटी बनाई गई, जो नई दिल्ली राजधानी कमेटी कहलाई। विश्वेश्वरैया भी इस कमेटी के एक प्रमुख सदस्य थे। उन दिनों भारत के जो राजधानी नई दिल्ली नहीं हुआ था, नई दिल्ली बनाने के बारे में सोच रहे थे। उस नई दिल्ली की राजधानी में क्या क्या काम होना है, क्या क्या करना है, उसके लिए उस एक राजधानी के निर्माण करने के लिए जो देश में रहने वाले प्रमुख इंजीनियरों की एक कमेटी बनाई गई। उस कमेटी का नाम है नई दिल्ली राजधानी कमेटी। इस कमेटी में विश्वेश्वरಯ್ಯ इस कमेटी के प्रमुख सदस्य थे। ಆಗ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ರಾಜಧಾನಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನವದೆಹಲಿಯನ್ನು ರಾಜಧಾನಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯ ನಡೀತಿತ್ತು. ಒಂದು ರಾಜಧಾನಿ ಅಂದಮೇಲೆ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಇರಬೇಕು, ಏನೇನು ಇರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಹಾಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಮಿತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ದೇಶದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸೀನಿಯರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗಳು ಏನಿದ್ರಲ್ಲ, ಆ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಕಮಿಟಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಕಮಿಟಿಯ ಹೆಸರು ನೈ ದಿಲ್ಲಿ ರಾಜಧಾನಿ ಕಮಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆ ಕಮಿಟಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಸದಸ್ಯರು ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನವರು ಆಗಿರ್ತಾರೆ. विश्वेश्वरಯ್ಯ ने मैसूर के विकास में जो प्रशासन कुशलता दिखाई, उससे प्रभावित हो टाटा कंपनी ने उन्हें अपनी इस्पात कारखाने का डायरेक्टर नियुक्त किया। अनेक वर्षों तक इस पद पर काम करते हुए इस्पात कारखाने के विकास में विश्वेश्वरಯ್ಯ ने अपनी सारी शक्ति लगा दी। विश्वेश्वरಯ್ಯ ने जो मैसूर राज्य के विकास के लिए जो उन्होंने शासन पटुता दिखाई थी, तो उन्होंने कार्यकुशलता दिखाई थी। उससे प्रभावित होकर टाटा कंपनी के जो मालिक है, उन्होंने अपनी टाटा कंपनी के लिए टाटा कंपनी के मालिक अपने इस्पात यानी स्टील फैक्ट्री के लिए कारखाने के डायरेक्टर के पद पर विश्वेश्वरಯ್ಯ को नियुक्त किया। तो अनेक वर्षों तक विश्वेश्वरಯ್ಯ ने इस कारखाने के लिए, इस्पात कारखाने के विकास के लिए उन्होंने अपने योगदान दिया। अपनी पूरी शक्ति जो है उन्होंने उस टाटा कंपनी के विकास के लिए लगा दिया। इसीलिए आज भी टाटा कंपनी इतनी ऊंचाई पर देखने को मिलता है, मौजूद है। ಇಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನವರು ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಿಕಾಸದಿಂದ, ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಆಡಳಿತ ಪ್ರಶಾಸನದಿಂದ ಅಥವಾ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಕಾಸದಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತರಾದಂತಹ ಟಾಟಾ ಕಂಪನಿಯ ಮಾಲೀಕ ತನ್ನ ಕಬ್ಬಿಣದ ಉಕ್ಕಿನ ಕಾರ್ಖಾನೆಗೆ ಅವರಿಗೆ
ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅವರು ಬಹಳ ವರ್ಷದ ತನಕ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನವರು ಟಾಟಾ ಕಂಪನಿಯ ಕಾರ್ಖಾನೆಯ ಅಂದರೆ ಉಕ್ಕಿನ ಕಾರ್ಖಾನೆ, ಸ್ಟೀಲಿನ ಕಾರ್ಖಾನೆಯ ವಿಕಾಸಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿಯೇ ಟಾಟಾ ಕಂಪ್ನಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಅಂತಹ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿದೆ. देश के अनेक विश्वविद्यालयों ने अपने सर्वोच्च उपाधि देकर विश्वेश्वरैया के प्रति अपनी आदर प्रकट किया. तो देश में रहने वाले कई बड़े बड़े जो विश्वविद्यालय जो है, यूनिवर्सिटी जो है, अपने यूनिवर्सिटी में ही, अपने विश्वविद्यालय में ही दिए जाने वाले सर्वोच्च उपाधि यानी पुरस्कार जो है, जो डिग्री है, डॉक्टरेट, वो उसे देकर, विश्वेश्वरैया को देकर अपने प्रति जो यूनिवर्सिटी वालों ने विश्वेश्वरैया को क्या किया, अपना आदर यानी अपना गौरव प्रकट कर लिया. ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದೇಶದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲೇ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಬಹಳ ಉನ್ನತವಾದಂತಹ ಪದವಿ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಆ ಪದವಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ತಮ್ಮ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯವರು, ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದವರು ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನವರಿಗೆ ಗೌರವವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ. उनकी विशिष्ट सेवाओं के लिए स्वतंत्र भारत सरकार ने सन 1955 में भारत की सर्वोच्च उपाधि भारत रत्न से उन्हें विभूषित किया. तो विशिष्ट भारत के उन्नत उत्थान के लिए, उसकी अभिवृद्धि के लिए, उसके उदय के लिए विश्वेश्वरैया ने जो विशिष्ट सेवाओं को सेवा किया था, उसे ध्यान में रखकर स्वतंत्र भारत सरकार ने 1955 में यानी 1955 में भारत देश में ही दिए जाने वाली सर्वोच्च उपाधि जो पुरस्कार है भारत रत्न देकर पूरे भारत देश उसे गौरव प्रदान करते हैं. ಭಾರತದ ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೋಸ್ಕರ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನವರು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಗಣನೀಯ ಸೇವೆಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಕೊಂಡು ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ 1955ರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದಾದಂತಹ ಒಂದು ಪುರಸ್ಕಾರ ಭಾರತ ರತ್ನ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪುರಸ್ಕಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನವರಿಗೆ ಇಡೀ ದೇಶನೇ ಗೌರವವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೆ. उस वक्त विश्वेश्वरैया की उम्र 94 वर्ष की थी. 15 सितंबर 1961 को सारे भारत में विश्वेश्वरैया की जन्मशती मनाई गई. इसके बाद वे 7-8 महीने ही जीवित रह पाए. इस प्रकार पूर्ण आयु भोगकर विश्वेश्वरैया जी ने 14 अप्रैल सन 1962 को बेंगलुरु में चिर विश्राम लिया. तो जब उसे 1955 में भारत रत्न से जो विभूषित किया गया था, जो गौरव प्रदान किया था, उस वक्त विश्वेश्वरैया की उम्र केवल, उसका उम्र कितना था, 94 यानी 94 वर्ष के थे. उसके बाद 15 सितंबर 1961 को पूरे मतलब विश्वेश्वरैया को 100 साल कंप्लीट हो जाते. पूरे देश भर में उनकी जन्मशती यानी उनकी जन्मदिन पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाता है. उसके बाद वो सिर्फ 7-8 महीने ही जीवित रह पाते. इस तरह से 100 साल जीने के बाद पूर्णायुषी जो विश्वेश्वरैया जी 14 अप्रैल 1962 में बेंगलुरु में अपने घर पर ही उनकी मृत्यु हो जाती. वो चिर विश्राम ले लेते. ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನವರಿಗೆ 1955ರಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲೇ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಬಹಳ ಉನ್ನತವಾದಂತಹ ಒಂದು ಪದವಿ ಅಥವಾ ಉನ್ನತವಾದಂಥ ಗೌರವ ಭಾರತ ರತ್ನ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅವರಿಗೆ ವಯಸ್ಸು ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂದರೆ 94 ವರ್ಷ. ಅಷ್ಟು ನಂತರ 1961 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 15ಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ 100 ವರ್ಷ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ಶತಾಯುಷಿ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ 100 ವರ್ಷದ ಅವರ ಜನ್ಮದಿನವನ್ನು ಇಡೀ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಬಹಳ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. 100 ವರ್ಷ ಬದುಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶತಾಯುಷಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನವರು 100 ವರ್ಷದ ನಂತರ ಕೇವಲ ಒಂದು 7-8 ತಿಂಗಳು ಅಷ್ಟೇ ಬದುಕ್ತಾರೆ. ಅದರ ನಂತರ ಏಪ್ರಿಲ್ 14, 1962ರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮನೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ನಿಧನವನ್ನು ಹೊಂದ್ತಾರೆ. अर्थ आयता. श्री विश्वेश्वरैया का कर्मयोगी थे. उन्होंने जीवन पर्यंत विश्राम नहीं लिया. उनकी दीर्घायु का कारण पूछने पर उन्होंने यही बताया था कि वे समय पर अपने सभी काम करते थे, वे व्यायाम करते थे, अपने समय का सदुपयोग करते थे, वे सदा मेहनत करते थे, दूसरे से भी आशा करते थे, यही आशा करते थे. विश्वेश्वरैया एक कर्मयोगी है. कर्मयोगी मतलब हमेशा ही कर्म यानी काम करने वाले एक मनुष्य था. तो इतना ही नहीं, उन्होंने जीवन पर्यंत विश्राम नहीं किया. जीवन पर्यंत लोगों के लिए, लोगों के हित के लिए, लोगों की भलाई के लिए, देश के लिए उन्होंने पूरा जीवन जो है उन्होंने समर्पण कर लिया. तो उनके दीर्घायु की, क्योंकि वो दीर्घायुषी थे, 100 साल जी चुके थे, ऐसे दीर्घायुषी के कारण क्या है इस तरह से पूछने के बाद उन्होंने यही बताया, वो समय के बड़े पाबंद थे और एक
1 मिनट भी व्यर्थ में नहीं गवाते थे, दिन में थोड़ा सा व्यायाम करते थे और समय से पहले समय का सदुपयोग करते थे। और इतना ही नहीं, वो सदा मेहनत करते थे और दूसरे से भी यही आशा रखते, जिस तरह से वो मेहनत करते हैं दूसरे भी तो उसी तरह से मेहनत करें, वो उनकी आशा थी। ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನವರು ಒಬ್ಬ ಕರ್ಮಯೋಗಿ, ಕೇವಲ ಒಂದು ಕ್ಷಣನೂ ಅವರು ವಿಶ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಲ್ಲ. ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ, ಸಮಾಜಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಸಮಾಜದ ಹಿತಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಜನರಿಗೋಸ್ಕರ, ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೋಸ್ಕರ ಬದುಕಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಬ್ಬ ಕರ್ಮಯೋಗಿ. ಅಂತಹ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನವರು 100 ವರ್ಷ ಬದುಕಿದ್ರಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ದೀರ್ಘಾಯುಷಿಗೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ನಾನು ದಿನದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅಲ್ಲದೆ ಸಮಯವನ್ನು ಸದುಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಸಮಯದ ದುರುಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲದೆ ನಾನು ಕಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ಆಸೆ ಏನಂದರೆ ನಾನು ಹೇಗೆ ಕಷ್ಟಪಡ್ತೀನೋ ಅದೇ ಥರ ಬೇರೆಯವರು ಕಷ್ಟಪಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಆಸೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. उनका विश्वास था कि भारत में आलसियों की संख्या अधिक है, इसीलिए हमारा देश अमेरिका, जापान जैसे तरक्की नहीं कर पा रहा है. उनका विश्वास था कि जिस दिन हम अपने आलसीपन को त्याग देंगे उसी दिन हमारा देश का भी विकास होगा. तो विश्वेश्वरैया जी कहते हैं कि उनका पूरा विश्वास था, क्योंकि हमारे देश में आलसियों की संख्या ज़रूरत से ज़्यादा है, इसीलिए हम भी अमेरिका और जापान के जैसे तरक्की नहीं कर पा रहे. जो हमारे उनका पूरा विश्वास ये भी था, जिस दिन हमारे देश में रहने वाले लोग अपने अंदर की आलसीपन मतलब लेजीनेस, सोमबेरीपना, आलसीपन को त्याग देंगे, छोड़ देंगे, उसी वक्त हमारा देश भी तो क्या होगा, विकास होगा. ये ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ का पूरा ವಿಶ್ವಾಸ. ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನವರ ಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ವಿಶ್ವಾಸ ಏನಂದರೆ, ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಿದ್ದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅವರಿಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸೋಂಬೇರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಅಮೇರಿಕಾ, ಜಪಾನ್ ಯಾವ ಥರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದೆಯೋ ಆ ಥರ ನಾವು ಡೆವಲಪ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸೋಂಬೇರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಅವರು ಮತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಬಲವಾದಂಥ ವಿಶ್ವಾಸ ಏನಿತ್ತು ಅಂದರೆ, ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನ ತಮ್ಮಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೋಂಬೇರಿತನವನ್ನು, ಲೇಜಿನೆಸ್ಸನ್ನು ಬಿಡ್ತಾರೋ ಆ ಕ್ಷಣದಿಂದನೇ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಹಂತಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಪಥಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಅವರ ಪ್ರಬಲವಾದಂಥ ವಿಶ್ವಾಸ ಆಗಿತ್ತು. विश्वेश्वरैया जी सेवा भाव को अत्यंत पवित्र आचरण मानते थे. जिंदगी भर देश की तथा मानव समाज की सेवा में वे लगे रहे. विश्वेश्वरैया जैसे 1 दर्जन कर्मयोगी यदि इस देश में पैदा हो जाते हैं तो हमारे देश के स्वरूप को ही बदल डालते हैं. विश्वेश्वरैया की सेवा भाव को अपना वो सर्वोच्च मानते थे, अत्यंत पवित्र आचरण, अत्यंत पवित्र मानते थे. सेवा को ही अपने जीवन का क्या है, एक पवित्र है, मतलब पवित्र स्थान दिया था, पवित्र आचरण इस तरह से मानते थे. अगर विश्वेश्वरैया जी जैसे उन्होंने पूरे जीवन भर दूसरों के लिए, मानव के हित के लिए, समाज के लिए ही उन्होंने पूरा लोगों की सेवा करने के लिए ही वो अपना पूरा जीवन उन्होंने नियुक्त किया. अगर विश्वेश्वरैया जैसे 1 दर्जन यानी 12 लोग वापस से हमारे देश में जिंदा होते, जीवित होते हैं, तो हमारे देश के स्वरूप को बदलने में कोई मतलब बदल सकते इस तरह से लेखक का विचार है. ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನವರು ಅವರು ಸೇವೆಯನ್ನು ಬಹಳ ಸೇವೆ ಭಾವನೆ ಅವರಲ್ಲಿದ್ದಂಥದ್ದು. ಸೇವೆಯನ್ನು ಬಹಳ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂತಹ ಆಚರಣೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂಥ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಕೇವಲ ಸ್ವಾರ್ಥಿಯಾಗಿ ತನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಜನರಿಗೋಸ್ಕರ, ಜನರ ಹಿತಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ, ಕೊನೆಯ ಹಂತದ ತನಕನೂ ಸೇವೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಜೀವ. ಹಾಗಾಗಿಬಿಟ್ಟು ಅಂತಹ ಸೇವಾ ಭಾವನೆ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನಂಥವರು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಡಜನ್ ಅಂದರೆ 12 ಜನರೇನಾದರೂ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಹುಟ್ಟಿ ಬಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ನಕ್ಷೆಯನ್ನೇ, ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸ್ವರೂಪವನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಲೇಖಕರ ವಿಚಾರ. ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ का चरित्र आदर्शपूर्णता, वे विनयशील तथा सदु प्रवृत्ति के पुरुष थे. ईमानदारी तो उसके चरित्र का अटूट अंग ही थी. असाधारण प्रतिभा रहते हुए भी उन्होंने कभी गर्व का अनुभव नहीं किया. वे सदा देश के विकास के ही सपने देखते थे. अपने जीवित काल में उन्होंने कई सारे सपने साकार होते हुए देखा था. अपने श्रम एवं स्वावलंबन द्वारा कोई भी व्यक्ति हमारे समाज में ऊपर उठ सकता है.
इसका जबरदस्त उदाहरण प्रमाण यानी उदाहरण डॉक्टर विश्वेश्वरैया की जीवन ही है। देखिए, विश्वेश्वरैया के गुण स्वभाव के बारे में लिखी इस तरह से 3 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। जो अभी मैं कहने वाली हूँ ध्यान से सुनिए, वो ही लिखना है। विश्वेश्वरैया की जो चरित्र जो है आदर्शपूर्ण, आज हमारे और आपके बीच में नहीं है, फिर भी वो हमारा उसका जीवन हमें आदर्श है। इसीलिए ये पाठ आप लोगों को रखा गया है, क्योंकि उसके जीवन के से कुछ तो आपको सीख मिल सके। तो उसके जीवन जो है वो हमेशा ही हमें आदर्शपूर्ण है। वो हमेशा ही अब्दुल कलाम जी हो, अंबेडकर जी हो या विश्वेश्वरैया जी, उनके जीवन हमेशा ही हम लोगों को आदर्श देता है। वो हम लोगों के लिए रोल मॉडल है। तो उनके स्वभाव कैसा था, विनयी प्रवृत्ति उनकी थी, और इतना ही नहीं साधु प्रवृत्ति के, मतलब कटु वचन नहीं बोलते थे, साधु प्रवृत्ति के जो उनका नेचर था। और इतना ही नहीं, ईमानदारी तो उसके रग रग में वाकिफ था, उनके चरित्र का ही एक अटूट अंग बन गया था। तो असाधारण प्रतिभा थे वो, उसकी प्रतिभा को देखकर देश ही नहीं विदेश के लोग भी तो आश्चर्य होते थे। इतने असाधारण प्रतिभा के धनी होने के बावजूद भी उसके अंदर गर्व यानी अहंकार नामो मात्र के लिए भी नहीं था। वो अहंकार अनुभव बिल्कुल भी नहीं करते थे। वे सदा देश के लिए, मानव हित के लिए, देश के विकास के लिए कई सारे सपने देखा था। सपना तो हर कोई कहीं पर भी बैठकर देख सकता है, लेकिन विश्वेश्वरैया ने अपने जीवित काल में जो भी सपना देखा था उसे साकार होते हुए, पूर्ण होते हुए देखा था। अपने श्रम से यानी परिश्रम से, अपने स्वावलंबन से, अपने आप पर डिपेंड होना, किसी दूसरे पर निर्भर ना होकर अपने ऊपर ही जो स्वावलंबी व्यक्ति रहते हैं, वो किसी भी समाज से क्यों ना हुआ हो, किसी समाज से, किसी भी जाति से, किसी भी वर्ग से क्यों ना हो, वो समाज में ऊपर उठ सकता है। उसके लिए जबरदस्त उदाहरण किसका है, सर एಂ विश्वेಶ್ವರಯ್ಯ की जीवन है। ಇಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನವರು ಅವರ ಜೀವನ ಯಾವಾಗಲೂ ನಮಗೆ ಆದರ್ಶ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು। ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಈ ಪಠ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಈ ಪಾಠವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಂದ ಏನಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ। ಹಾಗಾಗಿ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನವರು ನಮಗೆ ರೋಲ್ ಮಾಡೆಲ್ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಅವರ ಜೀವನ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅವರ ಚರಿತ್ರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅವರ ಜೀವನ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಆದರ್ಶ। ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ದೇಶ ವಿದೇಶ ಎಲ್ಲ ಕೊಂಡಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆದಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವರು ಸರಳವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ, ವಿನಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆನೂ ಮೃದು ಸ್ವಭಾವದಿಂದ ವರ್ತನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ, ಯಾರಿಗೂ ಕಟುವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸ್ವಭಾವ ಅವ್ರದ್ದಲ್ಲ। ದೇಶ ವಿದೇಶ ಎಲ್ಲ ಕೊಂಡಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಆ ಬುದ್ಧಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅಹಂಕಾರ ಅನ್ನೋದು ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪನೂ ಕೂಡ ಇರಲಿಲ್ಲ। ಅಲ್ಲದೆ ಅವರು ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ದೇಶದ ವಿಕಾಸಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಹಳಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ಕನಸುಗಳನ್ನು ಕಂಡು, ಕನಸನ್ನು ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕಾಣ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನವರು ತಮ್ಮ ಜೀವಿತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಕನಸು ಕಂಡಿದ್ರು ದೇಶದ ವಿಕಾಸಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಅವರು ಪೂರ್ಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ। ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವನು ಯಾವುದೇ ಸಮಾಜದಿಂದ ಬರಲಿ, ಯಾವುದೇ ವರ್ಗದಿಂದ ಬರಲಿ, ಅವನು ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಆಗಿದ್ದ, ಅವನು ಕಠಿಣವಾದಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಪರಿಶ್ರಮ ವಹಿಸ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಅವನು ಯಾವುದೇ ವರ್ಗದಿಂದ ಬರಲಿ, ಯಾವುದೇ ಸಮುದಾಯದಿಂದ ಬರಲಿ, ಯಾವುದೇ ಜಾತಿಯಿಂದ ಬರಲಿ, ಅವನು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏರ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನವರ ಜೀವನನೇ ನಮಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾದರಿ, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಉದಾಹರಣೆ। आज हमारे बीच डॉक्टर विश्वेश्वरಯ್ಯ नहीं है, फिर भी उनके द्वारा निर्मित बांध तथा कारखाने उनके उनके स्मारक बने हुए उनकी अनुपम स्मरण बने हुए उनके अनुपम बुद्धि कुशलता का स्मरण दिला रहे हैं। ऐसे महान विश्वेश्वरಯ್ಯ पर सारे देश को गर्व है। आज हमारे और आपके बीच सर एम विश्वेश्वरಯ್ಯ जी नहीं है, फिर भी उनके द्वारा निर्मित कारखाने हो या फिर जो बांध हो या कई सारे जो स्मारक है, उनकी बुद्धि सामर्थ्य की, उनकी अनुपम बुद्धि की, जो उनकी कुशलता की एक स्मरण बनकर, यादगार बनकर, याद बनकर हमारे और आपके बीच में आज भी मौजूद है। ऐसे महान विश्वेश्वरಯ್ಯ पर जो पूरे देश को गर्व है, बहुत ज़्यादा प्राउड फील करते हैं। ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ನೋಡಿ, ಈಗ ನಿಮ್ಮ ನಡುವೆ ಸರ್ ಎಂ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಸರ್ ಎಂ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನವರು ಇಲ್ಲ, ಅವರು ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವರಿಂದ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಹಳಷ್ಟು ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳಿರಬಹುದು, ಕಟ್ಟಡಗಳಿರಬಹುದು, ಅಲ್ಲದೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಅವರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅದ್ವಿತೀಯವಾದಂತಹ ಬುದ್ಧಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಒಂದು ನೆನಪಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ನಡುವೆ ಇದೆ। ಅಂತಹ ಮಹಾನ್ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನವರಿಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅವರು ಇದ್ದಿದ್ದು, ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹೆಮ್ಮೆ ತರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಿಷಯ। ಅಂತಹ ಮಹಾನ್ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗರ್ವ ಇದೆ, ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನವರ ಪಾಠವನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ। ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? आशा करती हूँ जो मैंने आपको समझा, मतलब पढ़ाया है, आप लोग सब लोगों को समझ में आया होगा। अब देखिए, एक शब्द वाक्य और वाक्यांश के प्रश्न देखेंगे। विश्वेश्वरಯ್ಯ का पूरा नाम क्या है? मोक्षगुंडम विश्वेश्वरಯ್ಯ। विश्वेश्वरಯ್ಯ का जन्म कहाँ हुआ था?
मैसूर राज्य के कोलार जिले के अंतर्गत मुद्देनहल्ली नामक गांव में उनका जन्म हुआ था। विश्वेश्वरैया किसके बड़े पाबंद थे? समय के बड़े पाबंद थे। विश्वेश्वरैया किस उम्र में असिस्टेंट इंजीनियर के पद पर नियुक्त हुए? 23 साल की उम्र में। विश्वेश्वरैया ने किस बांध के लिए ऑटोमेटिक गेट का डिजाइन किया था? पूना के निकट कड़कवासला डैम के लिए या बांध के लिए। नौकरी से निवृत्त होने के बाद विश्वेश्वरैया किस राज्य के सलाहकार के रूप में नियुक्त हुए? हैदराबाद राज्य के। कावेरी नदी का किस नदी में भयंकर बाढ़ आती थी? मूसी नदी में। कावेरी नदी का बांध किस नाम से मशहूर था? कृष्णराजा सागर। 1955 में भारत सरकार ने विश्वेश्वरैया को किस उपाधि से विभूषित किया? भारत रत्न से। विश्वेश्वरैया की मृत्यु कब हुई? 14 अप्रैल 1962 में। विश्वेश्वरैया का जन्मदिन किस नाम से मनाया जाता है? इंजीनियर्स डे के नाम से मनाया जाता है। देखिए, इस जो जीवनी में भारत रत्न विश्वेश्वरैया में आपको एक शब्द वाक्य और वाक्यांश के 1 मार्क्स के पूछा जाता है, उसके बाद 3 मार्क्स के लॉन्ग आंसर्स पूछा जाता है, क्योंकि इसमें किसने किससे कहा नहीं है, संदर्भ नहीं। धन्यवाद।